गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के अंदर अपन सॉल्यूशन वाले चैप्टर की बात कर रहे थे। सॉल्यूशन में हम नॉर्मली देखो इसके अंदर बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स भी आएगी। न्यूमेरिकल चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक पॉइंट बनता है कि सॉल्यूशन होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता है बेटा, सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर, राइट, ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके जो अपन एक होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण बनाते हैं उसको बोलेंगे अपन सॉल्यूशन, बराबर ना बेटा। जैसे ये अपने पास एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने क्लासिफाई किया हो किसके बेसिस पे मालूम, जो सॉल्वेंट है। आपको पता होगा सॉल्वेंट कौन होता है बेटा, सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो हायर अमाउंट में होता है, यानी कि विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है उसको बोलते हैं अपन सॉल्वेंट यानी कि विलायक। और विलयन का वह घटक जो कम अमाउंट में होता है, स्मॉलर अमाउंट में होता है, उसको अपन बोलते हैं सॉल्यूट। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई जो कर रहे हो किसके बेसिस पे, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। इसके बेसिस पे ये तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपने पास है वापस वही डेफिनेशन सॉल्यूशन की। तो यहाँ लिखा आ रहा है अपने पास सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मीनिंग होता है बेटा कि यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब अपन कंबाइन करेंगे तो अपने पास जो मिक्सचर बनेगा वो एक यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन वाला होना चाहिए, यानी एक समान प्रकार का रासायनिक संगठन होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। नॉर्मली अपन टू सब्सटेंस की बात करेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में जो सॉल्यूशन है वो कौन से वाले हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी में जिसमें दो ही कंपोनेंट की बात करेंगे अपन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, यानी जो विलयन में कम मात्रा में होते हैं उन्हें विलेय पदार्थ बोलेंगे, और जो विलयन में हायर अमाउंट में होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं, उनको बोलेंगे अपन सॉल्वेंट यानी कि विलायक, राइट बेटा। ये लिखा देखो अपने पास, इन बाइनरी सॉल्यूशन द पार्ट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर यानी हायर ग्रेटर अमाउंट, अधिक मात्रा में, उसको तो क्या नाम देंगे अपन, सॉल्वेंट। और जो पार्ट, जो सब्सटेंस, जो कंपोनेंट स्मॉलर अमाउंट या लेसर अमाउंट में होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, राइट बेटा। तो सॉल्यूशन के अंदर हमने अभी तक पढ़ा दो कंपोनेंट होने चाहिए, एक कम अमाउंट वाला, एक अधिक अमाउंट वाला। जो कम अमाउंट वाला होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट यानी कि विलेय पदार्थ, और जो होगा बेटा हायर अमाउंट में उसको बोलेंगे अपन सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वापस वही टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड द लास्ट वन इज सॉलिड सॉल्यूशन। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके बेसिस पे डिवाइड किया हमने, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है कि लिक्विड है कि सॉलिड है। तो जैसे फर्स्ट कंडीशन की बात करें गैसियस सॉल्यूशन, तो इसमें जो ये ग्रीन कलर में लिखा है ना बेटा वो है अपना फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो फर्स्ट कंडीशन जो लिखी आ रही है गैसियस सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि इसमें सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, गैस, और सॉल्यूट क्या हो सकता है, कुछ भी, कुछ भी मतलब गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर सॉलिड। सेम एज इन लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पर फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की क्या मिलेगी अपने को, लिक्विड, लेकिन जो सॉल्यूट होगा ना बेटा वो आइदर गैस और लिक्विड और सॉलिड, इनमें से कुछ भी हो सकता है। एंड लास्ट वन सॉलिड सॉल्यूशन, तो इसमें है ना फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि विलायक की भौतिक अवस्था ठोस होगी, लेकिन जो विलेय होगा वो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर सॉलिड, इसमें से कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें गैसियस सॉल्यूशन, जैसे फर्स्ट लिखा आ रहा है अपने पास गैस इन गैस। तो गैस इन गैस का मतलब क्या हुआ, एयर, जैसे ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, लिक्विड इन गैस जैसे क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, सॉलिड इन गैस कैम्फर इन नाइट्रोजन। तो आप देख रहे हो इसमें तीनों ही जगह क्या मिल रहा है अपने को, नाइट्रोजन जो गैसेस फॉर्म में है, और इधर
ये गैस, ये लिक्विड और ये कौन हुआ बेटा, सॉलिड, करेक्ट ना। ऐसे ये है सेकंड कंडीशन लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ आप देखो तीनों जगह आपको लिक्विड 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 मिल रहा है ना, क्योंकि ये विलायक है इस विलीन का, यानी कि भौतिक अवस्था यहाँ पे द्रव, और गैस है विलेय यानी कि सॉल्यूट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आ रहा है ऑक्सीजन इन वाटर। अगर हम ऑक्सीजन गैस को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ऑक्सीजन गैस हो जाएगी सॉल्यूट, और पानी क्या बेटा, विलायक यानी कि सॉल्वेंट। जैसे लिक्विड इन लिक्विड, इसका मतलब इथेनॉल इन वाटर, तो ये लिक्विड है, इसको हमने किस में डिसॉल्व किया, अनदर टाइप ऑफ लिक्विड, लेकिन एथेनॉल कम अमाउंट में होगा, वाटर हायर अमाउंट में होगा, इसका मतलब एथेनॉल है सॉल्यूट और वाटर कौन बन जाएगा, सॉल्वेंट। सॉलिड इन लिक्विड, जैसे ग्लूकोज को हम डिसॉल्व कर रहे हैं पानी के अंदर, तो ग्लूकोज कौन हुआ बेटा, सॉल्यूट, वाटर कौन बन जाएगा बेटा, सॉल्वेंट। द लास्ट कंडीशन सॉलिड सॉल्यूशन, तो इस बार जो सॉल्वेंट है, जो विलायक है, उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, ठोस, करेक्ट। और जो सॉल्यूट है यानी जो विलेय है वो क्या क्या हो सकता है बेटा, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर सॉलिड हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो आप, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शनों में अपन लिखते हैं ना, हाइड्रोजन गैस, साथ में ये मेटल्स लिखते हैं अपन, निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। तो ये तो हो गई गैस, और ये सब कौन है बेटा, ये सब है अपने पास सॉलिड मेटल्स। तो ये इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सेकंड है लिक्विड इन सॉलिड, जैसे मरकरी विद सोडियम, तो सोडियम ठोस अवस्था वाली मेटल हो गई, और मरकरी आपको पता है लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला मेटल है। लास्ट वन है बेटा सॉलिड इन सॉलिड, जैसे कॉपर इन गोल्ड, कॉपर विद जिंक, कॉपर विद टिन, बहुत सारे अलॉयज की बात करते हैं अपन। अलॉय मीन्स यू नो ना, अलॉय का मतलब होता है जिसमें दोनों ही मेटल्स होती हैं, चाहे वो दोनों सॉलिड फॉर्म में, नॉर्मली जैसे कॉपर और जिंक को अपन कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है वो, कॉपर प्लस जिंक यानी ब्रास। कॉपर और टिन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा ब्रॉन्ज। तो ये अपने पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन थे, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म, जो विलियन होता है उसमें हम विलेय को कितना ऐड कर रहे हैं, वो होता है कंसंट्रेशन टर्म यानी कि सांद्रता, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को हम कौन कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। दो वर्ड लिखे आ रहे, टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जो टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाली कंसंट्रेशन टर्म्स है वो ये वाली, इनको नॉर्मली अपन ऐसे याद रख सकते हैं बेटा कि जिस कंसंट्रेशन टर्म में आपको वॉल्यूम टर्म मिलेगा वो 100% टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, राइट। जैसे वॉल्यूम परसेंटेज फॉर्मूला था अपने पास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना, मतलब अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोला करते हैं अपन वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको अपन लिखते थे W अपॉन वॉल्यूम, W अपॉन V। ऊपर ये जो है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में कौन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम टर्म मिला आपको। देन मोलरिटी, जो डिटेल में आगे पढ़ेंगे अपन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब जिन कंसंट्रेशन टर्म में आपको वॉल्यूम टर्म मिलेगा वो सारी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। एंड इन अनदर कंडीशंस, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म्स आपको दिख रही है जैसे मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन, अपन एक और भी जोड़ सकते हैं इसके साथ, पार्ट्स पर बिलियन। तो ये वाली कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। कभी कभी क्वेश्चन बनता है ऐसा कि इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने पर अफेक्ट होगी या नहीं होगी। तो आपको याद रखना है जिसमें वॉल्यूम टर्म दिख जाए तो आप समझ जाना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, और इधर वाले जितने भी लिखी है कंसंट्रेशन टर्म्स ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। देन अब जैसे हम वापस सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को डिटेल में पढ़ते हैं विद एग्जांपल। तो फर्स्ट आ रहा है अपने पास मास परसेंटेज, W अपॉन W। एक W को अपन नॉर्मली स्मॉल लेटर में लिखते हैं और दूसरे को कैपिटल।
अगर हम सेम साइज में लिखते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं बनता है। वो अपने को ध्यान रखना है कि ऊपर जो स्मॉल w लिखा वो किसके लिए होगा बताओ, सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो मास ऑफ कंपोनेंट, यहाँ कंपोनेंट का मतलब हुआ सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि हमसे क्वेश्चन में किसका मास परसेंट पूछा, सॉल्यूट का पूछा है कि सॉल्वेंट का पूछा। तो वो कंपोनेंट का मास आपको ऊपर लिखना है अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। चूंकि इसको परसेंटेज में फाइंड करना है इसलिए इनटू क्या करना पड़ेगा अपने को 100। तो डेफिनेशन बनेगी मास परसेंटेज इज द वेट या मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है ना बेटा। जैसे एक एग्जांपल दिया 10 ग्राम ग्लूकोज इन वाटर मींस 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। क्योंकि परसेंटेज में जैसे बोला यहाँ पे 10 ग्राम ग्लूकोज, इसका मीनिंग हुआ कि आपके पास सॉल्यूशन का मास कितना है 100। परसेंटेज सिंबल है, इसका मतलब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है बेटा 100 ग्राम। उसमें से वो कह रहे हैं 10% ग्लूकोज, इसका मतलब ग्लूकोज का मास कितना हो जाएगा 10 ग्राम। और इसमें से अगर हम माइनस करेंगे 100 माइनस 10 तो आपको मिल जाएगा 90 ग्राम ऑफ वाटर, जो किसका मास होगा सॉल्वेंट का, ठीक है। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म अपने पास आ रही है वॉल्यूम परसेंटेज। ये देखो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, इसमें भी सेम कंडीशंस है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये इनटू 100। जैसे यहाँ लिखा आ रहा है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अपने पास जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो तो कितना हो जाएगा 100 ml, और उसमें 10 ml अपने पास क्या ऐड करना है उसमें इथेनॉल, यानी 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 10 ml कौन है इथेनॉल। ये लिखा देखो डिजोल्व इन 90 ml ऑफ वाटर। दोनों को अगर ऐड कर देंगे अपन तो वापस कितना बन जाएगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड कंसेंट्रेशन टर्म, नाम इसका मास बाय वॉल्यूम, यानी कि W अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। तो ऊपर क्या आएगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूट, जो अपन लिखते हैं नॉर्मली ग्राम के अंदर, अपॉन में वॉल्यूम लिखना है तो टोटल वॉल्यूम, लेकिन किसका वॉल्यूम आएगा वो सॉल्यूशन। नीचे तो हमेशा सॉल्यूशन का ही आएगा, चाहे मास लिखना हो चाहे वॉल्यूम लिखना हो, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना इसका मतलब इनटू 100। जैसे 23% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ कि 23 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। दिस यूनिट इज यूज मेडिसिन एंड फार्मेसी, वहां पर इस कंसंट्रेशन टर्म्स को अपन काम में लेते हैं। सॉरी। फिर है अपने पास पार्ट्स पर मिलियन, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ppm से। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दी कंपोनेंट, कितने पार्ट्स है उस कंपोनेंट के, उस कंपोनेंट के भाग कितने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में सब कंपोनेंट का टोटल पार्ट कितना है, और इनटू क्या करेंगे अपन 10 की पावर 6। जब परसेंटेज में निकाल रहे थे तब अपन लिख रहे थे इंटू 100। यहाँ अपने को लिखना है 10 की पावर 6, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 की पावर 6 में से कितना पार्ट वो कंपोनेंट है, आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट। नेक्स्ट अपने पास कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, x से इसको डिनोट करते हैं। डेफिनेशन बनेगी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के मोल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो हम इसको लिखेंगे XA इक्वल्स टू NA का मतलब होगा बेटा मोल्स ऑफ A, पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है A, अपॉन में NA प्लस NB का मतलब टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ऐसे अगर अपने को मोल फ्रैक्शन ऑफ B फाइंड करना है तो अपन लिखेंगे मोल्स ऑफ B अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट। और मोल फ्रैक्शन का अगर आप सम करोगे तो ये ऑलवेज क्या आएगा बेटा 1, यानी कि जो भी कंपोनेंट आपने क्वेश्चन में गिवन थे उनके अगर आप मोल फ्रैक्शन फाइंड करोगे तो सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम करने पर वैल्यू हमेशा वहां पे 1 मिलेगी। मोलरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं।
थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में एक बात पढ़ी थी कि क्या ये कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, याद रहा आपको? बताओ, मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ हमने पढ़ा था जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके, देन डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट यानी विलेय के मोलों की संख्या जो किसमें डिजोल्व है बेटा? डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सी डेफिनेशन जो यहाँ लिखी आ रही, मोलरिटी मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड मोलरिटी। तो कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नोटेशन का ध्यान रखना बेटा, क्योंकि कैपिटल एम मोलरिटी है, अगर आप स्मॉल एम लिखोगे तो उसका मीनिंग कुछ और बन जाएगा। सो नोटेशन का ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे एक यूनिट भी बनेगी जो हम आगे पढ़ेंगे। मोलरिटी की यूनिट क्या बन जाएगी बेटा? मोल्स पर लीटर। ठीक है, ओके। अब याद करो अपन मोल कैसे फाइंड करते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा करते हैं अपन, मोल्स इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ग्राम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये वाला फॉर्मूला अपने को यहाँ पे रिप्लेस करना। मोल्स को हटाकर क्या लिखेंगे बताओ? मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये 1000 ऊपर कब लिखना है मालूम? जब आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम लीटर की जगह किसमें गिवन होगा बताओ? मिलीलीटर। कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर वॉल्यूम आपको लीटर में गिवन है तब तो 1000 नहीं लिखना, और 1000 का यूज आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तब करना है जब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें गिवन होगा? लीटर के अंदर, तब आपको ऊपर 1000 लिखना पड़ेगा। करेक्ट। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी। ये देखो मैंने अभी बताया था आपको, नोटेशन का ध्यान रखना है। मोलरिटी में स्मॉल एम आ रहा बेटा, और इसके पहले वाली कंसंट्रेशन टर्म में कैपिटल एम सिंबल था। यहाँ अपने पास आएगा इट इज डिफाइंड, ये सेम है देखो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये लाइन मोलरिटी में भी सेम थी लेकिन उसके बाद चेंज है। प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, राइट? यहाँ पे 1 किलोग्राम है और साथ में सॉल्वेंट भी है, जबकि अगर आपने पिछले वाले कंसंट्रेशन टर्म में ध्यान दिया हो तो वहां लिखा था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये किसमें पढ़ा था हमने? मोलरिटी। करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे मोलरिटी है, इसको अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बन जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सेम कंडीशन बेटा, वापस मोल को रिप्लेस करेंगे। मोल कैसे फाइंड करते हैं अपन? तो मोल इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नॉर्मली सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला आपको ला के रखना है इसकी जगह पे, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब ये आ गया देखो मास ऑफ सॉल्यूट, ये लिखा देखो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये रहा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये टर्म वापस सेम सेम मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अगर लिखा है तो आपको यहाँ पे 1000 लिखना है। अगर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी सॉल्वेंट किलोग्राम में गिवन है तब आपको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है? अच्छा, इसकी यूनिट क्या बनेगी सोचो आप। यहाँ लिखा है मोल्स और अपॉन में क्या लिखा आ रहा है? किलोग्राम। तो अपन इसकी यूनिट बना सकते हैं मोल पर किलोग्राम, या अगर आप किलोग्राम को ऊपर लिखोगे तो यूनिट बन जाएगी मोल इनटू किलोग्राम इनवर्स। एक और भी यूनिट थी अपने पास, याद करो, मोल, है ना, जो यहाँ पे इस वर्ड में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखो। तो 3 तरीकों से 3 फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो, मोल पर केजी, मोल इंटू किलोग्राम इनवर्स, या फिर मोलल। नेक्स्ट हेडिंग अपने पास चैप्टर का सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है सब्सटेंस को मैक्सिमम अमाउंट में अगर आप डिसॉल्व करते हो एक गिवन टेम्परेचर पर, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर, तब उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। डिपेंड्स करेगी नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर पर। पोलर सॉल्यूट जो होते हैं डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ये जो पॉइंट लिखा आ रहा है ना वो है लाइक डिसॉल्व लाइक कंसेप्ट पे। मतलब अगर सॉल्यूट पोलर नेचर का, पोलर का मतलब है जिसमें आयंस बनेंगे जैसे H+, Cl-, कोई भी सॉल्यूट जिसमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं
उसको अपन बोलते हैं पोलर सॉल्यूट। तो उसको किस में डिसॉल्व करेंगे अपन? पोलर सॉल्वेंट। जो कौन होता है बेटा? वाटर, क्योंकि हम वाटर को भी आयोनाइज कर सकते हैं। H+ और कौन से आयन बनेंगे? OH- आयन। तो ये फिक्स कॉन्सेप्ट है। अगर पोलर सॉल्यूट है तो वो किस में डिसॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट के अंदर। और अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर मीन्स इसमें आयंस नहीं बनेंगे, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव आयंस। जैसे अपन बात करें आयोडीन है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये कुछ ऐसे, जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, ये नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं। तो इनको डिसॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। जैसे बेंजीन, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, जैसे ईथर, ये सब ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। देन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रही है, देखो ये जो डेल्टा एच है अपन पढ़ा करते हैं, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होता है कि ये कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस केस में ये लिखा देखो अपने पास, एंडोथर्मिक प्रोसेस मीन्स आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया और वहां पे चेंज इन एंथैल्पी, ये जो अपन लिखते हैं सॉल्वेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उष्मा चाहिए इसको। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और ये इसका रिवर्स कंडीशन, अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और वो प्रोसेस क्या बन जाता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू 0 से भी कम आ रही है, तब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीजेस। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट फिगर इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। इस लाइन का मतलब ये था बेटा कि अगर आप सॉलिड सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज को, NaCl को, शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो और उसके ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर का सॉलिड सब्सटेंस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। बिकॉज आपको पता है सॉलिड सब्सटेंस और लिक्विड सब्सटेंस क्या होते हैं? नॉन कंप्रेसिबल, असंपीड्य होते हैं, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो इस केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर गैस सब्सटेंस होता तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, जो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हेनरी लॉ, हेनरी ने समझाया था अगर आप किसी गैसियस सब्सटेंस को किस में डिसॉल्व करते हो बेटा? लिक्विड के अंदर। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कौन सी गैस भरी हुई होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसके अंदर डिसॉल्व की हुई होती है? वाटर के अंदर। तो वहां इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर का, क्योंकि वहां आप किसको डिसॉल्व कर रहे हैं? गैस को लिक्विड के अंदर। तो हेनरी ने कहा था कि प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसियस सब्सटेंस। जो इसका स्टेटमेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। यानी एक तो फॉर्मूला ये है, मास प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज्यादा अपन प्रेशर लगाएंगे गैस का, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होने वाला मास भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा। हाई प्रेशर तो गैस ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होगी। और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो पार्शियल प्रेशर वाला, कि गैस का पार्शियल प्रेशर गैस के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अपन पहले ये लिख सकते थे यहाँ पे P प्रोपोर्शनल टू X। P कौन है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। X कौन है बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मोल फ्रैक्शन क्या था? पिछली स्लाइड में पढ़ा था आपने, किसी कंपोनेंट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। उस रेशियो को बोलते हैं अपन मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि ऊपर भी मोल लिखते हैं अपन फॉर्मूले में और नीचे भी मोल लिखा जाता है। दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ इस फॉर्मूले में जब अपन प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा KH, जो इस साइंटिस्ट के नाम पे ही है। इसका नाम है बेटा हेनरी कांस्टेंट। क्या नाम है? हेनरी लॉ कांस्टेंट, या नॉर्मली अपन हेनरी कांस्टेंट बोल सकते हैं। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए आपको इसकी वैल्यू अलग अलग याद रखनी होती है, हालांकि इसकी वैल्यू क्वेश्चन में देनी पड़ेगी। हम सभी सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू याद नहीं रख सकते हैं। तो ये अपना था हेनरी लॉ। सिंपल था ना? दो स्टेटमेंट थे देखो, एक तो लिखा डेफिनेट टेम्परेचर पर जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे
गैस का मास उतना ही ज़्यादा होगा। और सेकंड हमने लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट। अच्छा एक और चीज़ देखो, अगर आपसे पूछे पी और एक्स में ग्राफ बना के बताओ कैसा ग्राफ मिलेगा, तो फिजिक्स में भी पढ़ते हैं अपन, जब दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जैसे इस एक्सिस पे हम ले लेते हैं पार्शियल प्रेशर, ये आ गया मोल फ्रैक्शन, और यहाँ मिलेगा अपने को ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जो ये प्रूव कर ही रहा है कि P और X एक दूसरे के क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखो ये ग्राफ भी आ गया अपने पास में, इस साइड चल रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है P से डिनोट किया हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, ये आ गया X। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब आता है, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। और ये कौन सा लॉ है, हेनरी लॉ। पता है ऐसा कैसा फिजिक्स में भी देखते हैं, ओम्स लॉ में आप देखते हो V प्रोपोर्शनल टू I, उसमें आप V और I के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो भी कैसा मिलता है अपने को, स्ट्रेट लाइन V और I के बीच में सेम ग्राफ है, बस एक्सिस पे जो क्वांटिटीज दे रखी है आपको, पैरामीटर जो दे रखे हैं वो यहाँ पे अलग है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, कहाँ हेनरी लॉ काम में आता है, तो फर्स्ट है अपने पास सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक की बोतल। ये तो पता है आपको कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। तो CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी कब इंक्रीज होगी बताओ, जब टेम्परेचर और प्रेशर की क्या कंडीशन होगी, प्रेशर तो रखा जाता है हाई। देखते हैं अपन जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोलते हैं एकदम से गैस के बबल्स बाहर निकलते हैं, तो ढक्कन को हाईली प्रेशर के साथ बंद किया जाता है, तभी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी वहां पे, इंक्रीज। और टेम्परेचर क्या रखना चाहिए, बहुत ही कम, नाम ही कोल्ड ड्रिंक है ना, कोल्ड ठंडा, टेम्परेचर कम होना चाहिए। अच्छा बताओगे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से बाहर जाने की टेंडेंसी शो करेंगे। इन दैट केस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए कोल्ड ड्रिंक का मतलब लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, जो क्या करेगा, इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सेकेंड एप्लीकेशन बैंड्स इन स्कूबा डाइवर्स। बैंड्स एक मेडिकल टर्म है जो गोताखोर होते हैं, स्कूबा डाइवर्स जब समुद्र में गहराई के अंदर जाते हैं तो उनकी बॉडी पर पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, ज़्यादा समय दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब वापस जब वो नीचे की ओर जाएंगे तो वापस वही वाली बात, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था मास प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो उनके ब्लड के अंदर जो एनवायरमेंट में गैसें हैं वो तेजी से डिजोल्व होगी, उन गैसों का अमाउंट बढ़ेगा। वहां तक तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वापस सरफेस की ओर आना शुरू करेंगे तो बॉडी पर पानी का प्रेशर क्या होने लग जाएगा, कम। जब प्रेशर कम होगा तो उनके ब्लड में जो गैसें डिजोल्व हुई थी उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, तेजी से डिक्रीज। वो गैसें ब्लड से फटाफट बाहर निकलने की टेंडेंसी शो करेगी, जिसके कारण उनके ब्लड वेसल्स में नाइट्रोजन गैस के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। किनके, स्कूबा डाइवर्स। पेनफुल कंडीशन है, बहुत खतरनाक, इसमें इंसान की जान तक जा सकती है। लेकिन नॉर्मली आप देखते हो ऐसा तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये लोग जब स्कूबा डाइवर्स गहराई में जाते हैं तो उनके पीछे एक गैस टैंक लगा होता है ना, उनमें इन गैसों का मिक्सचर होता है। देखो एक तो हीलियम गैस होती है, एक नाइट्रोजन गैस होती है और एक ऑक्सीजन गैस। इन तीनों गैसों का मिक्सचर वो उस गैस टैंक में लेके जाते हैं। इन तीनों का परसेंटेज भी आपको याद रखना है। इस गैस को ऐड करते हैं 11.7%, ऑक्सीजन गैस होती है 32.1% और बाकी जो बचा शायद 56.7182 सॉरी, ये वाले परसेंटेज गैसों का ये अपने साथ लेके जाता है। लास्ट एप्लीकेशन एनॉक्सिया। ये तो हो गया समुद्र में गहरे में जाके आ गए, अब पहाड़ों की ऊंचाई पे चल के आते हैं अपन। तो एनॉक्सिया जो होगी वो होगी हाई एल्टीट्यूड रीजन्स पे। पहाड़ों की ऊंचाई पे क्या होता है कि एनवायरमेंट प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो फिर से वही वाली बात, जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो वहां पे हाई एल्टीट्यूड रीजन पे जो लोग रहते हैं ना,
उनके ब्लड में और उनके टिश्यूज में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, लो। उनके ब्लड में, उनके ऊतकों में, टिश्यूज में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाएगी। इस कारण ये लोग प्रॉपर सोच नहीं पाते, थिंकिंग पावर कम होती है, कमजोर हो जाते हैं ये लोग। इस टर्म को बोला जाता है एनॉक्सिया। अपन जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं ऊपर थोड़ा थोड़ा, तो नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। उसका कारण भी यही है कि एनवायरमेंटल प्रेशर जब डिक्रीज होगा, लेकिन ब्लड का वो प्रेशर तो उतना ही रहेगा, इसलिए। सॉरी। राउल्स लॉ से अपन ये वाली बातें अगली क्लास में फॉरवर्ड करेंगे। अपने को हेनरी लॉ तक वापस को रिवाइज करके आना। थैंक यू।